गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के एक और चैप्टर को, और ये है अध्याय 6 जंतुओं में जनन। तो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे और हर एक लाइन को पढ़ेंगे। हर एक लाइन से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उन सब को पढ़ेंगे, जितने भी वन लाइनर होंगे उनको भी पढ़ेंगे, और जितने भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर होंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी करो तब भी बेस्ट होने वाला है, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तब भी ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखो, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर समझना भी होगा और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पहले से आती भी होंगी। चलो, आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या ये क्लास 7 में पढ़ा है? बिल्कुल। हम अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होते रहती हैं, जैसे कि पोषण होता है ना, जिसमें हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन को पचाते हैं और पचा हुआ भोजन को अवशोषित करते हैं। फिर परिसंचरण होता है, वो भोजन शरीर के सारे भागों में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में फिर श्वसन होगा जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ लिया है। क्या आपको इनके विषय में याद है? तो ये तो पूरा चैप्टर्स ही हैं, 3 चैप्टर्स अलग अलग पढ़ाए गए थे, तो एक लाइन में तो मैं नहीं बता सकता। तो कक्षा 7 में ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए, जाकर के पढ़ सकते हो। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो सिंपल सा बात ये समझो कि जब तक ये शरीर में ये सारे प्रक्रम चलते रहते हैं हम जीवित रहते हैं। जैसे ही ये सारे प्रक्रम बंद हो जाए या कोई भी एक बंद हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए बोलता है कि ये सारे उत्तरजीविता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आप पौधे में जनन के प्रक्रम के विषय में, ये भी कक्षा 7 में हम लोगों ने पौधों में जनन पढ़ लिया है। तो ये सारे प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं जनन की। तो जनन क्या होता है? तो जनन को हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति को जब जन्म देता है तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। तो जनन किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने शादी नहीं किया तो वो जनन नहीं करेगा, तो क्या वो मर जाएगा? आंसर है नहीं, वो मरेगा नहीं। यानी जनन जरूरी नहीं है जीवन के लिए। लेकिन यदि जनन करना सारे प्राणी छोड़ दें, सारे जीव जंतु छोड़ दें, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो नहीं आएगा। मतलब हमारे जो आगे की पीढ़ियां आ रही हैं वो नहीं आएंगी। इसीलिए जनन क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। जनन जाति यानी स्पीसीज के निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है। जाति को ही क्या कहते हैं? स्पीसीज। अब स्पीसीज यहां मैंने पहले भी तुम्हें पढ़ाया है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के जीव जो कि एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, और जनन करके उनसे संतान उत्पत्ति होती है। फिर उस संतान से भी संतान उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से उन्हें हम एक जाति का कहते हैं। जैसे जितना भी गाय है वह सब एक जाति का है। गाय और बैल सब एक साथ समझ के चलना। जितना भी मनुष्य है वो एक जाति का है, जितना भी कुत्ता है वो एक जाति का है। तो कुत्ता और फीमेल दोनों समझ के चलना। ऐसा मत कि कुत्ता से कुत्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ शादी करेगा, ठीक है? यानी कि कुत्ता जब बच्चा पैदा करेगा तो उसी प्रजाति के साथ जनन करेगा, वो मनुष्यों के साथ जनन नहीं करेगा। जब बंदर प्रजनन करेगा तो बंदर जाति के साथ ही प्रजनन करेगा और बच्चों की उत्पत्ति करेगा, तो उसे हम लोग एक स्पीसीज मानेंगे। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर आगे का जनरेशन नहीं आएगा और पृथ्वी में से मतलब जितने जीव हैं बस उतने ही रहेंगे, नेक्स्ट तो आएगा ही नहीं। तो पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है? यस, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। यानी कि जनन एक वैसी प्रक्रिया हो गई जिसमें उसी प्रकार के नए जीव आते जाएंगे, उसमें निरंतरता बनी रहेगी। आप पिछली कक्षा में पौधों में के जनन में 7th में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो जनन की विधियां।
तो क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? बिल्कुल देखा है भाई। कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 इसमें भरने को दिया है, तो तुम भर सकते हो का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चे का जन्म होते हुए भी देखा होगा, शायद तुमने गाय वगैरह का देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो चूजे का जन्म कैसे हो रहा है भाई? अंडे से हो रहा है। कैटरपिलर क्या होता है? लार्वा होता है, इसका भी जन्म अंडे से होता है। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? तो बिलौटा किसको कह रहा है? बिल्ली का बच्चा को कह रहा है। तो बिल्ली का बच्चा वो जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है। और पिल्ला कुत्ते का बच्चा है, तो कुत्ता भी बच्चे को जन्म देता है। तो यहां से दो बात सामने आ रही है हमारे पास कि कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चों को देते हैं, माने बच्चों को जन्म देते हैं। समझ रहे हो ना? और इसी से भी क्वेश्चन आता है, जो अंडे देते हैं उसको ओवीपेरस कहते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको विविपेरस कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे अब वह दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो जन्म के पूर्व बोल रहा है, तो जन्म के पूर्व यानी कि माता के गर्भ में यदि ये बात करता है, तो माता के गर्भ में जीव का क्या होता है? विकास होता है। फिर वो क्या करता है? जन्म लेता है। पौधों को ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। तो जंतु में भी अब जनन की विधियां कौन बोलेगा? पहला होगा लैंगिक और दूसरा क्या हो गया? अलैंगिक। तो ये जनन की विधियां क्या तुमने पढ़ी हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक का विकास नर के द्वारा होगा, मादा युग्मक का विकास मादा युग्मक के द्वारा होगा। फिर इन दोनों को मिलेगा ये दोनों, फिर इसके बाद इससे बच्चे का विकास होगा, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। और अलैंगिक जनन वैसी जनन की विधि है जिसमें एक ही जीव के द्वारा क्या होगा? नए संतति का जन्म होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। समझ में आ रहा है ये? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो सारणी में भरने को कहा गया है, तो तुम यहाँ भर सकते हो। बिल्ली का बिलौटा भी बताया गया है, कुत्ता का पिल्ला होता है, तितली का कैटरपिलर होता है, गाय का तो तुम जानते ही हो क्या होता है, और मेंढक का क्या होता है? टैडपोल होता है। तो ये सब चीज़ तो एग्जाम में आना नहीं है, ऐसे तुम जान सकते हो। अब आ गया लैंगिक जनन। तो कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा है। इसे स्मरण करने का प्रयास करिए, तो यदि तुमने पढ़ा होगा तो भी तुम भूल गए होगे तो छोड़ दो उसको। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग होते थे। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ भी वही समझेंगे कि लैंगिक जनन जब होगा तो उसमें नर जननांग और मादा जननांग दो भाग होते हैं। नर से फिर नर युग्मक बनता है, जो आगे मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं, घबराओ मत। मादा से मादा युग्मक बनता है। ये कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में बनती हैं, फिर इनके मिलने से ही शिशु का निर्माण होता है, विकास होता है। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? तो पौधों में याद करो, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या था? स्त्रीलिंग भाग था। और पुंग केसर क्या था? पुरुष वाला भाग था। तो वो था क्लास 7 में। अभी 8th में हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। तो जंतुओं में जनन के लिए नर में अलग अंग होता है, मादा में अलग अंग होता है। मतलब नर के शरीर में जनन का विशेष भाग होता है और मादा के शरीर में जनन के लिए विशेष भाग होता है। समझ गए? और इस प्रकार से जब लैंगिक जनन होगा तो नर अलग होगा, मादा अलग होगी। पौधे की ही तरह जंतु में भी नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। अब ये युग्मक और अच्छे से समझेंगे, आगे मैं बता रहा हूं, जो संलेत होकर युग्मनज बनाते हैं। तो अब ये तुम्हें समझना है कि युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यह युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनाता है। या फिर मैं थोड़ा सा यहाँ समझा ही देता हूँ, ध्यान से देखो। ये मान लो कि नर है, मान लो मनुष्य का बात करते हैं, तो ये है नर
और ये क्या है, मादा। ये क्या है, मादा। तो इस प्रकार से नर है और ये मादा है। तो नर के शरीर में बनता है शुक्राणु और मादा के शरीर में बनता है अंडाणु। ये सब याद कर लेना, ये तो पक्का याद करना है तुम्हें, याद समझ लो। इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तुम लिख सको। तो नर के शरीर में क्या बनता है, नर युग्मक। यही है नर युग्मक, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं। अब बोलोगे युग्मक क्या है, शुक्राणु क्या है, दोनों एक ही चीज है, घबराना मत। और इसको बोलते हैं मादा युग्मक। और इसको क्या कहेंगे, इसको अंडाणु कहेंगे, कहीं कहीं अंडा भी लिखा रहता है। तो नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु बनेगा और ये दोनों में मिलेगा और मिल करके ये फिर युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। और फिर ये जो युग्मनज है इसका विकास होगा और फिर यही क्या बन जाएगा, शिशु बन जाएगा। क्या बनेगा, शिशु। पहले तो ये भ्रूण बनाएगा, भ्रूण भी याद कर लो, पहले भ्रूण बनाएगा और भ्रूण के बाद शिशु बनेगा। ये वाला जो चीज़ मैंने पढ़ाया इसे तुम्हें एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा चीज़ आगे आने वाला है। तो इस प्रकार से जो जनन होता है जिसमें नर युग्मक है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, दोनों का मिलन होता है और फिर उससे बच्चे का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ से तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर फिर ऐसे ही देना होगा, वैसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसका संलयन होता है, उसके बाद शिशु का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम मनुष्य के जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम के बारे में अध्ययन करें। तो कुल मिला के इसी को अब पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। समझ रहे हो बात को, और इसी को हमें याद भी करना होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नर जनन अंगों को, यानी कि जो नर होते हैं उसके जनन तंत्र को। तो ये देख सकते हो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र से हम लोग इसको यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। तो नर जनन तंत्र में जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो ये है, इसे हम लोग वृषण के नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो। तो यही वह वृषण है जिसमें शुक्राणु का यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस वृषण, ये वृषण हो गया, और वृषण से देख सकते हो ये फिर पाइप इस तरीके से जाता है जिसे शुक्राणु नलिका कहते हैं। और ये शुक्राणु नलिका फिर आगे देखोगे कि इस तरीके से आकर के ये मूत्र मार्ग में मिल जाता है और यहाँ पर फिर ये शिश्न से होता हुआ बाहर की ओर ये दिख रहा है तुम्हें। तो इस प्रकार से ये है मानव जनन तंत्र का चित्र। ये देखो इस तरीके से ये शिश्न के सहारे ये बाहर की ओर तुम्हारा ये पाइप, इस तरीके से ये पाइप शिश्न में स्थित है। तो ये जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ बनता है, तो सबसे पहले यही हमें याद करना है कि ये जो शुक्राणु है ये वृषण में बनता है। VVI क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। और वृषण में शुक्राणु बनने के बाद यह शुक्राणु बाहर की ओर निकलेगा। इस तरीके से जब जनन की प्रक्रिया होगी तब ये बाहर की ओर निकलेगा और इस तरीके से ये बाहर आएगा। तो क्या शुक्राणु अकेला होता है, नहीं, लाखों लाख शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो कि सीमन के अंदर पाया जाता है। और यही शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है उसके बाद क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत साधारण सा चित्र है जो तुम्हें याद कर लेना है और अपने दिमाग में भी रखना है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, तो अब जो हम लोगों ने बात किया था वृषण की, ये 2 वृषण हैं। एक जोड़ा वृषण मतलब 2 वृषण, 2 शुक्राणु नलिका। अभी हम लोगों ने शुक्राणु नलिका देखा था जो कि वृषण से जुड़ा हुआ था। तो ये 2 शुक्राणु नलिका है तथा एक शिश्न यानी लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। VVI क्वेश्चन है कि मानव के नर युग्मक का क्या नाम है, तो उत्तर है शुक्राणु। ये कौन पैदा कर रहा है, तो वृषण से पैदा कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो वृषण है वह मुख्य जनन अंग कहलाता है।
वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण में एक दो शुक्राणु नहीं उत्पन्न होते, लाखों लाख शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया, ये जो चित्र था उसको देखने को कह रहा है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। अब बात कर रहा है यहाँ पर शुक्राणु की, तो शुक्राणु के चित्र को देख सकते हो। शुक्राणु में 3 भाग होगा, एक है ये सिर, फिर ये है तुम्हारा मध्य भाग, और ये इसको टेल यानी कि पूंछ कहते हैं। तो ये शुक्राणु के 3 भाग है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है? यस, शुक्राणु क्या है? एक कोशिका ही है, एक क्या है? सेल है ये, ठीक है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, यानी जो शुक्राणु है वो क्या है? एक कोशिका है, ये समझ के रखो। तो अब हम पढ़ते हैं मादा जनन अंग। जिस तरीके से नर जनन अंग पढ़ा, उस तरीके से मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होंगे? तो सबसे पहला है अंडाशय, ये भी 2 की संख्या है। अब देखोगे अंडाशय के आगे है तुम्हारा अंडवाहिनी, जिसको डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं, और ये फिर यहाँ गर्भाशय में खुलता है। ये देखो, ये जो थैली नुमा रचना, इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो 3 संरचना हो गया। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होगा, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी होगा तथा गर्भाशय होगा। क्या ये आसान है? बिल्कुल। अब ये जो अंडाशय है, इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। तो जब बेबी उत्पन्न करना होता है तो यही शुक्राणु फिर इधर से अंदर की ओर आएगा, और ये शुक्राणु कहाँ पहुंच जाएगा? अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा। और इसी समय जब यदि यहाँ पर अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, तो ये अंडाणु इस शुक्राणु से मिलेगा, और यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। इसका मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उससे युग्मनज बनता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ये सब मैं आगे बताने वाला हूं, अभी एक सिंपल सा बता दे रहा हूं। अब ये युग्मनज है, ये क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण फिर यहाँ पर इस तरीके से ये जो गर्भाशय का दीवार है उसमें वो लग जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे शिशु के रूप में विकसित हो जाएगा। तो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। देखो, मादा युग्मक को कौन उत्पन्न करता है? क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। बिल्कुल, तो अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होगा। तो क्या दोनों अंडाशय से एक साथ मादा युग्मक उत्पन्न होगा? तो आंसर है नहीं। 1 महीने एक अंडाशय से सिर्फ एक ही अंडाणु निकलता है। शुक्राणुओं की संख्या कितना है? लाखों लाख शुक्राणुओं की संख्या, यानी कि शुक्राणु जो नर में पैदा होते हैं वो लाखों लाख उत्पन्न होते हैं, लेकिन अंडाणु प्रत्येक महीना सिर्फ एक ही पैदा होता है, ये भी याद रखना, जिसे अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। तो बता दो डिंब क्या है? तो मादा युग्मक को हम लोग डिंब कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। मानो मादा में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन यानी निकलता है, और अंडवाहिनी में वो आता है, ठीक है। और अंडवाहिनी में आता हुआ वो गर्भाशय की तरफ आता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। तो ये सब तुम अब समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे हो? अभी तो बताया कि गर्भाशय में शिशु का विकास होगा। अंडाणु जो है वो कहाँ बनेगा? अंडाशय में बनेगा। अंडाशय में जब बनेगा तो वो अंडवाहिनी के द्वारा आगे की ओर बढ़ेगा। एक यहाँ से क्वेश्चन याद कर लो कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह अंडवाहिनी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यही मानव अंडाणु का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो मानव अंडाणु है, इसी से देखो यहाँ पर शुक्राणु आकर के मिल रहा है, और जब ये शुक्राणु मिलेगा और अंडाणु से शुक्राणु जब मिलता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। इस निषेचन के दौरान देख सकते हो जो नर है और मादा है, ये दोनों क्या हो गए? कोशिका हो गए। यहाँ ध्यान से देखो, जब मैंने क्या बताया, अंडाणु भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसके केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं, और इसे हम लोग संलयित केंद्रक कहते हैं।
क्या इन सब में कोई दिक्कत है? क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ है, यानी एक जो युग्मनज है उसी से नया संतान बनेगा, यही जो है एक नए बच्चे को जन्म देगा। व्यष्टि मतलब एक को बोलेंगे व्यष्टि, और बहुत सारे लोग हैं तो उसको बोलते हैं समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहा है। तो यही जो युग्मनज है वही एक बच्चे को जन्म देगा, यानी यही एक बच्चा का रूप ले लेगा। निषेचन के प्रक्रम में, निषेचन समझ गए क्या है निषेचन? जल्दी से बता दो। यहां तो थोड़ा सा मैं यहां से पढ़ेंगे निषेचन। ये देखो निषेचन, निषेचन देखो तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, इसे ही हम निषेचन कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहां देखो लिखा भी हुआ है, यहां देखना, शुक्राणु और अंडाणु का यह जो संलयन होता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। तो ज्यादा ये संलयन वर्ड नहीं याद आ रहा है तो सीधे बोल दो कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है। यहां देखना, ये बात तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि अंडाणु तो सिर्फ एक होगा, लेकिन यह लाखों लाख शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनमें से बहुत से शुक्राणु पहले ही मर जाते हैं। मतलब अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे शुक्राणु क्या हो जाते हैं? पहले ही मर जाते हैं। देखो यहाँ लाखों लाख शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करें। तो ये शुक्राणु माइक्रोस्कोपिक है, इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। इतना छोटा थोड़ा सा पदार्थ में लाखों लाख शुक्राणु होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसको नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। तो ये मादा के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो ये पहले ही बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं और मादा युग्मक तक बहुत कम शुक्राणु पहुंच पाता है और उनमें से एक शुक्राणु ही निषेचन कर पाता है। उसके बाद रास्ता जाम, वहां कोई अंदर शुक्राणु का फिर प्रवेश नहीं है और इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेपित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट अंग्रेजी वर्ड है, तो युग्मनज को ही क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। समझ गए? अब देखो, निषेचन के प्रक्रम में मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का मिलन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता तथा कुछ लक्षण अपने पिता के जैसे होते हैं। यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बच्चा होता है उसमें माता और पिता के गुण क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर सीधा सीधा है कि जो बच्चे का निर्माण होता है वह माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से होता है। इस कारण से जो बच्चा है उसका गुण दोनों के जैसा होता है, माता और पिता के जैसा। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता और कौन से लक्षण पिता के समान हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब बात करें हम लोग निषेचन की। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन, एक को कहते हैं बाह्य निषेचन। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर के अंदर ये निषेचन हो जाता है, जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ते है, मुर्गी है इत्यादि अनेकों जंतु में ये जो निषेचन होता है वो अंदर की ओर होता है, मतलब शरीर के अंदर होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं के निषेचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जल का होता है और इस प्रकार के निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ येलो बॉक्स एक दिया है, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके पहले यहाँ देख सकते हो ये मेंढक के अंडे को दिखाया गया है। तो बाह्य निषेचन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं और उसको समझना चाह रहे हैं।
बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। मेंढक और टोड देखा है ना तुमने, मेंढक को टर 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 बरसात के समय में करते हैं और वो वर्षा का जल जहां जमा होता है वहां चले जाते हैं। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा क्या करती है, सैकड़े अंडे को पानी में देती है, यानी शरीर के बाहर देती है। और फिर मेंढक क्या करता है, वो अंडे, जो नर में मेंढक है वो स्पर्म को यानी शुक्राणु को वहां पर रिलीज करता है, ठीक है। और इस प्रकार से वहां बाह्य निषेचन होता है। देखो थोड़ा सा और आगे बता रहा है, तो यहां पर जो मादा अंडे देती है उसका जो स्वरूप होता है थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, देखो जो मुर्गी का अंडा होता है वो क्या होता है, बाहर से कवच वाला होता है और कठोर होता है। और जो मुर्गी अंडा देती है वो क्या होता है, वह उसमें निषेचन हो चुका होता है। मुर्गी के अंडे में निषेचन पहले ही हो जाता है, क्योंकि मुर्गी में हम लोगों ने पढ़ा ना कि शरीर के अंदर निषेचन होगा, फिर मुर्गी अंडा देगी तो अंडे से फिर चूजा सीधे निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो सांप है वो अंडा देगा तो अंडा से चूजा सीधे निकल जाएगा। जो तुम्हारा मगरमच्छ है वो अंडा देगा तो अंडे से उसका बच्चा तुरंत निकल जाएगा। सांप से चूजा नहीं निकलता है, सांप का बच्चा निकलता है, ठीक है ना, ऐसा समझ लेना। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं, लेकिन मेंढक का जो अंडा है वो उसमें निषेचन नहीं हुआ है, उसमें कोई नर युग्मक अभी तक नहीं मिला है और वह कवच से कवच से नहीं ढका होता है, बल्कि वो कोमल होता है और जेली जैसे पदार्थ से ढका होता है जो उसका सुरक्षा करता है। तो ये देखो यही मेंढक का अंडा है जो कि जेली जैसे पदार्थ से क्या है, ढका हुआ है। मादा जैसे ही अंडा देती, कौन सी मादा, मेंढकी, ठीक है, अंडे देती है, उस पर नर शुक्राणु छोड़ देता है। तो वहां जल में ही नर क्या करेगा, शुक्राणु छोड़ेगा। अब प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अब उस अंड में, अंड के संपर्क में आते हैं, अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। समझ गए? तो ये कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मतलब मिलना, मादा शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी तुम एग्जाम में लिख सकते हो। मछली में, मेंढक में, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है, तो उदाहरण पूछ देगा कुछ भी कि इसमें भाई कैसा निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है कि शरीर के अंदर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो तुम्हें यहाँ पर इसे याद रखना होगा। अब देखो, परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब के बारे में क्या तुमने सुना है? तो तुम बच्चे हो, शायद नहीं सुने होगे। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियां अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है मतलब कुछ स्त्रियों का अंडाणु तो यहाँ बनेगा, देखो यहाँ पर अंडाणु बनेगा, लेकिन ये आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये अंडवाहिनी में कुछ समस्या होगी। तो फिर कैसे बच्चा होगा? बच्चा तो नहीं ना होगा, क्योंकि शुक्राणु से अंडाणु मिल ही नहीं पाएगा, तो बेबी फिर उनका उस कपल का नहीं होगा। तो उसमें क्या बोलता है, तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने के लिए में असमर्थ होती है, मतलब उसका बच्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निषेचन ही नहीं हो पाएगा, जो शुक्राणु है वो जा ही नहीं पाएगा अंडाणु तक, तो फिर निषेचन नहीं होगा। तब एक नया, ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, एक से एक चीज इजाद करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स यानी चिकित्सक एक नया तरीका अपनाएंगे और अंडाणु को और शुक्राणु को क्या करेंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे शरीर के बाहर, ठीक है। तो अंडाणु को माता के शरीर से निकाल लेंगे और शुक्राणु को पिता के शरीर से, और एक उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए इन अंडाणु और शुक्राणु को रख देंगे, जिसे IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कहते हैं। इन विट्रो मतलब क्या हो गया कि शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में हम लोग क्या कर रहे हैं, निषेचन कर रहे हैं। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर भी तुम दे सकते हो कि जब शरीर के बाहर निषेचन किया जा रहा है तो उसको इन विट्रो निषेचन कह रहे हैं।
अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। अब युग्मनज को विकसित किया जाएगा उधर ही कृत्रिम तरीके से, जिसके पश्चात फिर उसे माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा, और पुनः वो माता के गर्भाशय में ही विकास उसका होगा और फिर बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। मैं समझना उसको परख नली में बच्चा बन रहा है, नहीं, परख नली में बच्चा नहीं बन रहा है, बस एक नाम है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो ये आ गया तुम्हारा यहाँ तक। अब भ्रूण का परिवर्धन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या बोलता है, ध्यान से देखो। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यहां तक याद हो गया। निषेचन कैसे बना, स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बन गया, ये तुम्हारा युग्मनज बन गया। उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या एक ही बार चीज में दोहरा रहा हूं तो तुम्हें याद हो रहा है, तो इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। अब यही युग्मनज फिर भ्रूण बना देता है, यानी भ्रूण में वो विकसित होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि युग्मनज में कितने कोशिका होती हैं, क्वेश्चन मार्क, तो आंसर बोलना सिर्फ एक कोशिका का होता है युग्मनज। और युग्मनज में जब विभाजन होता है तो यही विभाजन होकर के, देखो यहाँ यही युग्मनज है, सिर्फ एक कोशिका का है, और इस युग्मनज में विभाजन हो रहा है, ये देखो, तो 2 कोशिका बना, 4 कोशिका बना, इस तरीके से कोशिकाओं का ये गुच्छा बन जाता है, और इससे फिर हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं। ये देखो, यही फिर भ्रूण बनेगा, और यही भ्रूण कहाँ चला जाएगा, ये इस तरीके से, ये जो भ्रूण है गर्भाशय की दीवार में लग जाएगा, और यहाँ पर जो गर्भाशय का दीवार में लगेगा तो वहीं से पोषण को वो लेगा प्लेसेंटा की मदद से, और फिर ये भ्रूण बेबी में विकसित हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी दिखाया है विकसित होता हुआ भ्रूण, और ये देखो यही क्या है, यही है गर्भाशय का दीवार। तो इसी गर्भाशय के दीवार में अब ये भ्रूण विकसित होगा और यही बच्चे का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये भ्रूण का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों का बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण में अब बदलाव होना शुरू होगा और इससे ऊतक का निर्माण होगा। इसमें कुछ कोशिकाएं एक प्रकार की ऊतक बनाएंगी तो कुछ दूसरी कोशिकाएं दूसरे प्रकार की ऊतक बनाएंगी। फिर धीरे धीरे अंगों का विकास होने लगेगा और इस प्रकार से धीरे धीरे वह किस चीज का रूप ले लेगा, वह शिशु का रूप ले लेगा। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंग में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है जहाँ पर शिशु का विकास हो रहा है, मतलब शिशु के रूप में वो बदल रहा है, वो संरचना हमें भ्रूण कहलाता है। तुम कंफ्यूज तो नहीं ना हो गए हो? ये देखो, ये भ्रूण कहला रहा है, ये जो संरचना है इसे क्या कह रहे हैं, भ्रूण कह रहे हैं। तो ये भ्रूण का अलग अलग स्टेज हो गया। अब ऐसे समझ लो कि अलग अलग स्टेजेस में ये भ्रूण है, यानी एम्ब्रियो है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है और बेबी का निर्माण करता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर और सारे अंग बन जाएंगे और फिर बच्चे का जन्म होगा। ये देखो, यही है गर्भाशय और इसी में बच्चे का विकास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उसका सिर, आंख, कान इत्यादि विकसित हो जाएगा। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लो कि जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो उसी को हम लोग गर्भ कहेंगे। अब देखो,
अब यहां पर बोल रहा है मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में भी कैसा निषेचन था? आंतरिक निषेचन था। मेंढक में बाह्य निषेचन था। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? तो आंसर है नहीं। मुर्गी अंडे को जन्म देती है और जो अंडा है उसमें जो भ्रूण है वो धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बच्चे का रूप लेता है। आप जानते हैं कि मुर्गी का बच्चा कुछ जन्म नहीं देती है। चूजे का जन्म कैसे होता है? तो इसी को बोलता है पता लगाते हैं। तो निषेचन के फौरन बाद ही जो युग्मनज है वो लगातार विभाजित होता रहता है। वो युग्मनज कहाँ है? अंडे के अंदर है। अंडा को एक कोशिका मानते, सिर्फ वह एक कोशिका है, एक सेल है, ऐसे मान लो। और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाली कठोर कवच भी ऐसा ही एक सुरक्षित परत है। यानी जो निषेचन होने के बाद जो युग्मनज है उसके ऊपर धीरे धीरे करके एक बहुत कठोर परत पर चढ़ जाएगा, जिसे हम लोग कवच कहते हैं, कठोर कवच कहते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडा क्या करता है? शरीर के बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितने सप्ताह का समय लगता है? क्वेश्चन पूछेगा तो 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों को पर बैठा देखा होगा। अब ये जो अंडा है इस पर देखे हुए कि मुर्गी क्या करती है? बैठ जाती है। और मुर्गी जो है अंडे को क्या करती है? सेती है। ये तुमने देखा है, इस प्रकार से अंडे को क्या करती है? सेती है। तो इसका क्या मतलब है? ये अंडे को एक खास प्रकार का टेम्परेचर यानी ताप देती है। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे का पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में प्रस्फुटन होता है और चूजा क्या होता है? बाहर आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुर्गी क्या कर रहा है? अंडे को से रहा है और ताकि उसको एक खास गर्मी वहां पर दे सके जिससे कि वह चूजा में विकसित हो सके। आगे देखते हैं, बोलता है बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जो बाह्य निषेचन होगा उसमें भ्रूण का विकास क्या होगा? शरीर के बाहर होगा। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने तक अंडोजोत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, मतलब जब भ्रूण का विकास हो जाता है तभी अंडोजोत्पत्ति होती है। अब ये क्या कह रहा है? मतलब कि वो बाहर निकलता है, ये कहना चाह रहा है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो तुम कभी कभी नदी में जाते हो तो तुम्हें छोटी छोटी मछलियां टाइप संरचना दिखाई देती हैं। तो एक्चुअल में वो मेंढक का टैडपोल होता है। तो मेंढक का जो शरीर है वो मुर्गी जैसा, जैसे मनुष्य जैसा नहीं होता। ये देखो, जो मेंढक है, ये वयस्क मेंढक जब अंडे देता है तो फिर अंडे से टैडपोल बनेगा और ये पानी में रहता है। गिल्स के द्वारा ये सांस लेता है और यही टैडपोल धीरे धीरे विकसित होकर के मेंढक बनाता है, जो कि फिर जमीन पे रहने लगता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने के बाद मेंढक में बदलता है। ऐसे मत समझना कि अंडा से सीधे मेंढक निकल जाता है। अंडा से जो चीज निकलता है उसे टैडपोल कहते हैं। फिर यही टैडपोल विकसित होकर के धीरे धीरे वयस्क में बदल जाता है, यानी कि मेंढक बनाता है। देखा तुमने? तो ये सब बातें भी हमें जाननी है। चलो यहां देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य क्या करते हैं? विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं, उसके बाद उसका जो अंडे से बच्चा निकलता है, विकसित बच्चा निकलता है, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज बोलते हैं, और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक बोलते हैं। यानी कि इसी को बोलते हैं ओवीपेरस, इसको बोलते हैं वीवीपेरस। जो बच्चे को जन्म देगा उसको जरायुज, थोड़ा टफ नाम है भाई, और जो अंडे को जन्म देगा उसको अंड प्रजक बोलते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से तुम्हारा आ गया। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात की ओर अच्छी प्रकार समझ सकेंगे कि जरायुज और अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। तो ठीक है, ये ठीक है। चलो,
कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उसकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है। तो भाई गाय बच्चा को जन्म देगा, कुत्ता, बिल्ली, सियार, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। यह जरायुज जंतु हैं, सिंपल सा बात है। अब शिशु से वयस्क नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो वयस्क के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। ठीक है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को दर्शाया गया है, जो अभी मेंढक मैंने दिखाया। तो इसका जो बच्चा हुआ टैडपोल, वो मेंढक से बिल्कुल ही अलग है। मेंढक कहाँ रहता है? वो जमीन पर रहता है। और टैडपोल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। मेंढक सांस किस चीज से लेता है? फेफड़ों से लेता है। और टैडपोल गड़फड़े से लेता है सांस, यानी कि गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो इस तरीके से देखोगे कि वो मेंढक का बच्चा लगता ही नहीं है, वो एकदम अलग लगता है। मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं, चरणों का प्रेक्षण की जो हम लोगों ने अभी देखा। तो मेंढक से अंडे, अंडे से आरंभी टैडपोल, उसके बाद का टैडपोल, और उसके बाद फिर मेंढक बनता है। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं को देख पा रहे हैं, अंडा, टैडपोल और वयस्क। इसको भी ये याद कर लेना है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो मेंढक के वयस्क का जो विकास होता है, उसके चरणों को लिखें। तो 3 चरण हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या है बच्चा लोग? अंडा, फिर टैडपोल, उसको लार्वा कहते हैं, टैडपोल लार्वा होता है, फिर वयस्क कहते हैं। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई देता है? बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएगा? यस, यही टैडपोल है। इसके शरीर में इतने सारे परिवर्तन होंगे कि फिर ये क्या बन जाएगा? मेंढक। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कायांतरण होता है। ठीक है। कायांतरण मतलब काया का बदलना, उसके शरीर का बदलना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो नर है उसमें मूछ आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, उसका जबड़ा चौड़ा होने लगता है। जो मादा है उसमें ब्रेस्ट आने लगता है। ये सब परिवर्तन देखा है तुमने? अभी जिस वर्ग में हो तुम अपने शरीर में ये परिवर्तन देख सकते हो। कि आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण हुआ है, तो हमारा कायांतरण नहीं हुआ है। कायांतरण का मतलब यहां पर कह रहा है कि शिशु थोड़ा एकदम अलग होगा और वयस्क एकदम अलग होगा, तब उसको कायांतरण कहेंगे। तो हमारा कायांतरण तो नहीं हो रहा है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर का कायांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? जैसे तितली वगैरह का होता है, फिर तुम देखोगे मॉथ का होता है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी उदाहरण पढ़ा मेंढक में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है, हमारे शरीर में ऐसा नहीं है। अब बात आ गई अलैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो नर युग्मक होगा, मादा युग्मक होगा, इनका मिलन होगा, उससे बच्चा पैदा होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही जीव से नए जीव का उत्पत्ति होगा, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। अब हम अपने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में है, ठीक है, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है अलैंगिक जनन होता है। कि आप इनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? तो कुछ तो शायद तुमने पहले भी पढ़ा होगा। ये देखो यहाँ हाइड्रा का दिखा रहा है। तो ये जो हाइड्रा है, ये इस जंतु में क्या हो रहा है? यहां देखना, ये हाइड्रा है, तो ये सिर्फ एक जीव है और ये स्वयं से प्रजनन करेगा। तो क्या होगा? इसमें कुछ मुकुल निकलेगा, इस तरीके से कुछ बर्ड निकलता है, इसको बोलते हैं मुकुल। और यही फिर धीरे धीरे यहाँ बड़ा होते जाएगा और अंत में ये क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा और एक नया जीव का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जनन हो रहा है।
हाइड्रा का स्थायी स्लाइड लीजिए, तो ये स्लाइड तुम्हारे स्कूल में मिलेगा। आवर्धक लेंस तथा अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसके स्लाइड का अध्ययन करिए, तो ये तुम विद्यालय में कर सकते हो। जनक के शरीर से कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं। यहां से क्वेश्चन याद कर लो कि ये जो हाइड्रा है उसके शरीर से कुछ उभरा हुआ संरचना निकलता है, जिसे यहां पर तुम देख सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल। और यही जो संरचना है फिर जब बड़ा हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगा इसके शरीर से और नया हाइड्रा बना देगा। तो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। तो ये जो हाइड्रा के शरीर में ये जो नया उभार दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, यदि अलैंगिक जनन मुकुल के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। उदाहरण हो गया यीस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया। यीस्ट इस प्रकार का होगा, इसके शरीर में भी मुकुल निकलेगा और ये मुकुल क्या होगा? अलग होगा, तो नया यीस्ट बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जनन हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? मुकुलन के द्वारा हो रहा है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्वार्ध से नए जीव का विकास हो रहा है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते उसे अलैंगिक जनन कहते थे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि वैसा जनन जिसमें एक ही जनक से नए जीव का उत्पत्ति होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा के मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल चीजें हैं जिसे हमें यहाँ पर पढ़ लेना है। तो मुकुलन हम लोगों ने देख लिया। अब आ गया कि अलैंगिक जनन का एक और अन्य विधि जिसे हमें पढ़ना है और वह होता है अमीबा में। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन। और ये विखंडन किस प्रकार का होता है? तो हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। तो विखंडन का भी प्रकार होता है और जिसमें यह द्विखंडन होता है। द्विखंडन का सीधा मतलब है दो खंड में टूटना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो उसके अंदर ये केंद्रक है। यही केंद्रक सबसे पहले विभाजित होता है, उसके बाद पूरा अमीबा का कोशिका ही विभाजित हो जाता है और इस तरीके से एक से दो अमीबा बनता है और इसे हम लोग द्विखंडन के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पर इसे मैं पढ़ भी दे रहा हूं आपके लिए। ये देखो क्या बोल रहा है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यदि क्वेश्चन पूछा कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। तो अमीबा में जो जनन होता है वह कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा। सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होकर के दो भागों में बटेगा और उसके बाद उसका पूरा कोशिका। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। अब ये जो दो यहाँ पर कोशिका बन रहा है, दोनों में केंद्रक होता है और इस तरीके से एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हुआ और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विखंडन के द्वारा जनन। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। तो यहां से भी आपका प्रश्न आएगा कि द्विखंडन किसे कहते हैं? तो वैसा रिप्रोडक्शन, वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि जो जीव है वह विभाजित होकर दो भागों में बट जाता है, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त भी बहुत सारी अन्य विधियां, यहाँ पर कुछ बोल रहा है लेकिन बहुत सारी होती हैं, जिसे हम लोग आगे के कक्षा में और पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आता है डॉली की कहानी, ये हमें पढ़ना है। ये देखो, ये क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। उसके बाद मतलब इसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद ये बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर स्टोरी है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है। किसी समरूप कोशिका
या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब समझो प्रतिरूप तैयार करना, जैसा कोई चीज है वैसा ही नया चीज तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। तो इस क्लोनिंग के विधि के द्वारा हम लोग कोशिका के जैसे ही कोशिका का निर्माण कर पाते हैं, या किसी जीवित भाग के जैसे ही जीवित भाग का निर्माण कर पाते हैं, या संपूर्ण जीव को ही नया बना डालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। तो अब बोलो कि अरे वाह क्या बात है, यानी कि फैक्ट्री कोई बना है और इस फैक्ट्री में ऐसा काम होता होगा। ऐसा बात नहीं है। इस क्लोनिंग को करने के लिए सजीवों की ही मदद ली जाती है, और उसका उदाहरण यहाँ डॉली का दिखाया गया है, डॉली नामक भेड़ का दिखाया गया है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग, जंतु का क्लोनिंग, ये देखो ये जो जंतु है ये भेड़ है, इसी का क्लोन तैयार किया गया। तो कैसे तैयार किया गया, इस भेड़ से इस भेड़ को कैसे बनाया गया, इसी का कहानी हम लोगों को पढ़ना है। तो जंतु का सर्वप्रथम क्लोनिंग किसने किया? तो इयान विल्मिट और उसके सहयोगी ने किया। यहां से पहला क्वेश्चन आ गया। एडनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया। तो कहाँ किया? तो ये भी है तुम्हारा एडनबर्ग स्कॉटलैंड में किया। इस प्रकार से ये चीजें तुम्हें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन तैयार किया और जिसका नाम क्या रखा गया? डॉली। ये देखो यही है डॉली। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। तो यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो ये भी देखा कितना भरमार है क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव तो भर भर के दिया है यहाँ पर कि पहला स्तनधारी मतलब मैमेलिया, जैसे हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं। तो जीवों को जैसे तुम जानते हो कि अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो उसी में एक स्तनधारी होते हैं जिसमें स्तन पाया जाता है, बाह्य कान पाया जाता है, ये सब उसकी पहचान होती है। तो यहाँ डॉली भी क्या है? एक स्तनधारी है, नहीं ममेलिया है। चलो अब इसकी कहानी सुनते हैं कि भाई इस डॉली का, ये डॉली कैसे बना। ठीक है, तो डॉली की क्लोनिंग कैसे हुई ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डॉली की क्लोनिंग करते समय देखो फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ को उपयोग किया गया। स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव मतलब देखो ये ब्लैक फेस है इसका, ये देखो ये काला रंग का फेस है, इसकी मादा भेड़ का यूज किया गया। इस 2 मादा भेड़ों को यूज किया गया और इन दोनों के कोशिकाओं को लेकर के फिर डॉली का निर्माण किया गया। तो कैसे लिया गया? इसके पहले भी हम लोगों ने तुम्हें ये एक सेकेंड, इसके पहले भी हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी को पढ़ा है। टेस्ट ट्यूब बेबी में देखा था ना कि किस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। तो उसमें स्पर्म लिया जाता है, ओवम लिया जाता है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी का कृत्रिम रूप से स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। क्या गया? तो फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ के स्तन ग्रंथि से यानी मैमरी ग्लैंड से एक कोशिका लिया गया। ये है फिन डॉर्सेट भेड़, मादा भेड़। इसका स्तन ग्रंथि से यानी मैमरी ग्लैंड से क्या लिया गया? एक कोशिका लिया गया। और फिर इसका क्या लिया गया? ये मादा भेड़ है, इससे अंडाणु लिया गया। यानी कि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से क्या लिया गया? एक अंडाणु को लिया गया। अब तुम जानते हो कि दोनों में कोशिका होगा। तो ये जो मादा ब्लैकफिश ईव था उसके यहां देखो, हाँ उसके कोशिका से ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, इसको हटा दिया गया और इसके केंद्रक को यहां पर क्या किया गया? डाल दिया गया। अब ये जो तुम्हारा ये क्या है? ये है हमारा एक कोशिका, जो कि कैसा कोशिका है? तो इसे हम लोग यहां पर ओवम के नाम से जान रहे हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। तो ये अंडाणु है।
और इस अंडाणु में इस भेड़ के सेल कोशिका का न्यूक्लियस डाल दिया गया है, यानी कि केंद्रक डाल दिया गया है। फिर वापस से ये जो अंडाणु है इस मादा के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और फिर ये इसी के शरीर में वृद्धि करता है और ये फिर जब बच्चा बनता है तो ये डॉली का ये रूप ले लेता है। अब देखोगे कि इसका जो रूप रंग था वो सारा किसके जैसा था, इसके जैसा था, यानी कि फिन डॉर्सेट मादा भेड़ के जैसा था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी का न्यूक्लियस मतलब इसी का जो केंद्रक है उसको यूज किया गया। और केंद्रक जब इसका यूज किया जाएगा तो इसी केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उसी में क्या होता है, डीएनए होता है। इसका मतलब ये जो भेड़ है इसका सारा डीएनए इसमें चला गया। इस कारण से ये जो डॉली नामक भेड़ है वह फिन डॉर्सेट भेड़ का क्या है, प्रतिरूप कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसका सारा का सारा जो डीएनए होता है, या फिर बोलें इसका सारा कोशिका का जो डीएनए है वो मादा इससे नहीं आया है बल्कि किससे आया है, इससे आया है। यहाँ पर बाप रे कितना ये गंदा हो गया। ठीक है, ऐसे फिर से समझ लो। कितना अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो तुम समझने का कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा। इस भेड़ का केवल कोशिका का भाग लिया गया था। इस कोशिका को अंडाणु मतलब अंडा जो निकला ना उसी को लिया गया, लेकिन इसमें से न्यूक्लियस गायब कर दिया गया। यदि न्यूक्लियस गायब कर दिया गया यानी इसका कोई भी डीएनए इस कोशिका में नहीं है। तो ये डीएनए से ही तो जीव बन रहे हैं। तो ये सारा डीएनए कहां से आ रहा है, इससे, क्योंकि इसके केंद्रक को इसमें डाल दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो भेड़ है इसी का ये प्रतिरूप यहां पर बन रहा है और ये डॉली नामक ये भेड़ है। ठीक है ना? अब कैसी भेड़ है? तो भाई सिंपल सा है, मादा भेड़ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो यही बताया गया। तो ये पूरा यही तरीके से दिया गया है। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया। अब डॉली को किसने जन्म दिया? डॉली को इसने जन्म दिया। ये देखो, इसने जन्म दिया डॉली को, लेकिन डॉली में इसका कोई गुण नहीं था क्योंकि इसका कोई भी डीएनए डॉली में नहीं गया था। ठीक है, केंद्रक ही नहीं गया था तो कहां से सारा जाएगा? समझ में आ रहा है ना? अब चलो, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। यानी डॉली किसका क्लोन थी? तो फिन डॉर्सेट भेड़ का। ठीक है ना? क्योंकि स्कॉटिक ब्लैकफिश ईव का केंद्रक को अंडकोश से हटा दिया गया था, यानी कि अंडाणु से हटा दिया गया था। अतः डॉली में सारा का सारा जो डीएनए था वह किसका था? तो वो फिन डॉर्सेट भेड़ का था। ठीक है, डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी। ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। अब ये भी फिर आगे बच्चे को पैदा की। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग होने के कारण 2003 को डॉली का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ को जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो? क्या सारी चीजें समझ में आई? बहुत सारी चीजें तुम्हें याद हुई हैं? तो भाई एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को और तुम सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस तरीके के आ रहे हैं। तो उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना, उसमें और भी वीडियोस तुम्हें मिलेंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।